वेलकम टू पेनेशिया क्लासेस। आज हम इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि एग्ज़ाम पास आ रहा तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इंडियन इकोनॉमी पार्ट ख़त्म करें और आप टाइमली प्रिपेयर कर पाएँ। हम कोशिश करेंगे कि सब कवर करने की और आपको जल्द सारा मटेरियल प्रोवाइड करने की। तो आज हम समय ना गवाते हुए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से। ठीक है, बहुत जब अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड थी तब मनी यूज़ में नहीं थी, तो तब हमें एक सिस्टम यूज़ होता था बार्टर सिस्टम। कोई भी हमें गुड्स लेना है या सर्विस लेना है तो उसके लिए हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। लाइक मेरे को एक चीज़ चाहिए तो मैं उसके बदले दूसरी चीज़ दूसरे बंदे को ऑफ़र करता था। लाइक मुझे प्याज चाहिए तो मैं अगले बंदे से चावल की डिमांड करता था, उसको बोलता था तू मेरे से प्याज ले ले और मेरे को चावल दे दे। ठीक है, मतलब प्याज के बदले में चावल, एक के बदले में दूसरी चीज़। इस तरह हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, मतलब पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, मतलब दो पार्टीज आपस में डील करती थी और उनमें जो भी वैल्यू रहती थी कि कितने प्याज के बदले में कितने चावल लेना है, कितने चावल के बदले में कितने प्याज लेने हैं, ये चीज़ें आपस में नेगोशिएट कर लेते थे वो। ठीक है, लाइक एग्जांपल मुझे फ़िश चाहिए। ठीक है, तो मैं अगले बंदे से कहता हूँ कि मेरे से आप चावल ले लो और मेरे को फ़िश दे दो। वो कहता ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक वैल्यू नेगोशिएट होती है कि कितनी फ़िश के बदले में कितने चावल देने हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 2 kg फ़िश के बदले में 10 kg चावल डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम जो सदियों से चलता आ रहा था, जब पैसा इन्वेंट ही नहीं हुआ था। मतलब एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट, एक सर्विसेज के बदले में दूसरी सर्विसेज, इस तरह हमारा बार्टर सिस्टम था पुराना। ठीक है, सो ये था बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम, इसकी कुछ एडवांटेजेस भी थी और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। एडवांटेजेस ये थी कि ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र था। लाइक हमें कहीं ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करने पड़ती थी, अगले से हम चावल लेके उसको प्याज देते थे, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इवन फॉरेन एक्सचेंज भी हो पाता था। लाइक किसी देश से हम चावल मंगवाते थे तो उसको हम प्याज भेज देते थे। एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, किसी को हम यहाँ से इंडिया में आम बहुत होते हैं तो हम आम, किसी देश को हम आम देते थे और उससे कुछ उनका प्रोडक्ट लेते थे। इस तरह ये इसकी एडवांटेजेस भी थी। ठीक है, तो उसी तरह बार्टर सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। ठीक है, लाइक स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ इज़ डिफ़िकल्ट। पेरिशेबल कमोडिटीज़ वो हो गई जो जल्दी ख़राब हो जाती। लाइक मेरे पास प्याज थे और मैंने प्याज के बदले में चावल लिए। ठीक है, चावल को स्टोर करना और प्याज को स्टोर करना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। हम इसको लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे। इवन कि तब तो कोल्ड स्टोरेज का ज़माना भी नहीं था। तो इवन पेरिशेबल आइटम्स को स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इवन डजंट इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इवन फंजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो अब हम समझेंगे कि फंजिबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं बार्टर सिस्टम जब भी था, मतलब जब भी आपको एक चीज़ एक्सचेंज करनी है, मतलब आपको कोई चीज़ लेनी है उसके बदले में दूसरी चीज़ लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी होना ज़रूरी है। लाइक मेरे को प्याज लेना है। ठीक है, मेरे को प्याज लेना है, लेकिन मैं उस प्याज के बदले में अगले बंदे को जो चीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ, लाइक मैं प्याज के बदले में अगले बंदे को चावल ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अगले बंदे को चावल की ज़रूरत भी होनी चाहिए। वो वे वजह तो लेगा नहीं ना, मतलब वो कहेगा मैं क्यों लूँ चावल, है ना, मेरे पास चावल आगे ही पड़े हैं, मैं प्याज के बदले में चावल क्यों लूँ, है ना। तो ये चीज़ें थी। मतलब जब भी आपको बार्टर सिस्टम में, मतलब कोई भी मीडियम, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशंस होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, तो इन्हीं और बार्टर सिस्टम में क्या इशू रहता था, एक फंजिबिलिटी प्रॉब्लम्स भी रहती थी। फंजिबिलिटी प्रॉब्लम को हम समझते हैं आगे कि मतलब फंजिबल आइटम्स कौन सी होती हैं, जिनकी हम फंजिबल आइटम्स वो होती हैं जिनकी हम डिवीजन कर सकें। ठीक है, जिनका म्यूचुअल सब्सटीट्यूट पॉसिबल हो। ठीक है,
लाइक 1 kg ऑफ गोल्ड, मतलब 1 kg गोल्ड्स को अगर हम 1 kg गोल्ड के 10 टुकड़े कर दें तो उन 10 टुकड़ों की वैल्यू भी वही होगी जो 1 kg गोल्ड की है। मतलब एक आइटम्स को हम टुकड़ों में तोड़ भी दें तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो उस पूरी आइटम की है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फंजिबल आइटम्स। नॉन फंजिबल आइटम्स वो होगी जिनमें डिवीजन और म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल ना हो, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं एक पीस ऑफ डायमंड्स। डायमंड का क्या रहता है कि डायमंड डायमंड जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना उसकी उतनी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जितना छोटा हो उतनी कम होती है, ठीक है। तो एक सपोज करो मैं डायमंड के बदले में एक कप ऑफ टी लेता हूँ, तो अब इसकी नेगोशिएशन कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना डायमंड का हिस्सा एक कप ऑफ टी के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब कितना डायमंड दूं जिससे मैं एक कप ऑफ टी ले सकूं। डायमंड तो बहुत कॉस्टली आइटम्स है, ठीक है। और कप उसके बदले में मेरे को चाय लेनी है, तो मैं कितना डायमंड दूं वो अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। ये टास्क बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ठीक है, आजकल के टाइम में शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं नॉन फंजिबल आइटम्स की। तो मतलब बाटा सिस्टम में फंजिबिलिटी का इशू काफ़ी रहता था कि कितनी वैल्यू नेगोशिएट करें एक प्रोडक्ट के बदले में, ये काफ़ी इशू चलता देखा। बाटा सिस्टम की काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स थी, लाइक ये इनकन्वीनियंट मेथड था एक्सचेंज का। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, फंजिबिलिटी इश्यूज, डिवीजन ऑफ लेबर इश्यूज। सो इन चीज़ों को ओवर करने के लिए मनी डेवलप हुई। सो बेसिकली व्हाट इज़ मनी? Money is any good that is widely used and accepted in transactions involving the transfer of goods and services from one person to another person, ठीक है। मनी तीन पर्पज सर्व करती है, लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी इज यूज टू पे डेबिट्स, purchase of services and purchase of goods, and is accepted by the government for taxes. Legal tender laws are enacted by which people use the money accepted by the government in payments of lawful debits and among private citizens. So there are many types of money, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, लाइक एक्चुअल मनी क्या होती है, मेटेलिक मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, टोकन मनी, पेपर मनी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी इज़ दैट विच एक्चुअली सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस एंड कॉइन्स in actual circulation in India constitute the actual money, ठीक है। money circulating in the economy in terms of which all payments are made and general purchasing power is held as a medium of exchange, ठीक है। अब जानते हैं मेटेलिक मनी क्या होती है। मेटेलिक, इट इज़ मेड ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, एक्स्ट्रा coins of all denominations circulating in the economy are example of metallic money, ठीक है। कोई भी मनी जो मेटल से बनी हो, ठीक है, लाइक गोल्ड मनी, कॉपर मनी, सिल्वर कॉइन, ठीक है, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी इज आल्सो मेटेलिक मनी इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी। फुल बॉडी मनी, if the face value of money is equal to its intrinsic value, it is called full body money। देखिए हम जानते हैं मतलब वो मनी, वो मेटेलिक मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू सेम है, उसको हम फुल बॉडीड मनी कहेंगे। लाइक हम 100 रुपये का गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें एक्चुअल में 100 रुपये का गोल्ड ही होना चाहिए, ठीक है। लाइक गोल्ड की वैल्यू 100 रुपया ही होनी चाहिए बार, अगर हम 100 रुपये का खरीद रहे हैं तो उसमें 100 रुपये का गोल्ड होना चाहिए, उसको हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी और स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी। इफ द फेस वैल्यू ऑफ मनी इज मोर देन इट्स वैल्यू, इट इज़ नोन एज टोकन मनी, ठीक है। अब हम जानते हैं पेपर मनी। मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी। इट इंक्लूड डिफरेंट डिनोमिनेशंस। पेपर मनी इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग फॉर्म्स: रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टिबल पेपर मनी, ठीक है, फेट और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, ठीक है। इफ द पेपर इज इशूड बाय कीपिंग 100% गोल्ड रिजर्व ऑफ फुल बॉडीड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन, इट विल बी नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है। गोल्ड बुलियन क्या होता है? गोल्ड बुलियन मतलब बुलियन रेफर करते हैं हम गोल्ड या सिल्वर
जो अपनी पूरी प्योर फॉर्म में हो, 99% प्योर फॉर्म में हो, और वो बार्स और इग्नोट्स की फॉर्म में होता है रादर देन कॉइन्स की, ठीक है। तो क्या होता है, बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में क्या होता है कि हम पेपर इशू करते हैं, लेकिन पेपर जितने हम पेपर इशू करते हैं, जितनी वैल्यू के हम पेपर इशू करते हैं, उतना हम रिजर्व रखते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स का या गोल्ड बुलियंस का, तब जाके वो पेपर इशू करते हैं। लाइक मैं 100 रुपये के पेपर इशू कर रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये के फुल बॉडीड कॉइन या गोल्ड बुलियन को रिजर्व रखूँगा, उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है। कन्वर्टिबल पेपर मनी, इफ़ पेपर मनी कैन बी कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन ऑन डिमांड, इट इज़ नोन एज कन्वर्टिबल मनी। दिस टाइप ऑफ मनी इज इशूड बाय कीपिंग मेटालिक रिजर्व ऑफ इक्वल अमाउंट बिहाइंड इट, ठीक है। फेट और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, money which cannot be converted into full bodied coins or gold bullion on demand is referred to as fiat or inconvertible paper money. It is usually issued without keeping metallic reserve behind it. मतलब इनकन्वर्टिबल पेपर मनी इशू की जाती है बिना मेटेलिक रिजर्व रखे, ठीक है। इसको रीड ही कर लेना, ज़्यादा इनको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। लीगल टेंडर मनी, ठीक है, लीगल टेंडर मनी, इसको समझने की कोशिश करना। मनी हैविंग ए लीगल अप्रूवल बिहाइंड इट एंड पीपल आर बाउंडेड बाय लॉ टू accept it in all payments is referred to as legal tender money. Nobody can refuse to accept it, ठीक है। मनी, लीगल टेंडर मनी वो होती है जो मनी बाय लॉ अप्रूव है। मतलब अगर आप 100 रुपये की चीज़ ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले में जो 100 रुपये की मनी दे रहे हो वो बाय लीगली अप्रूव है, मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब आप दुकान पे जाते हो 100 रुपये की चीज़ लेने, आप एक लीगल टेंडर मनी लेके जा रहे हो उसके पास, तो वो लोग ये 100 रुपये इसकी वैल्यू है, तो दुकानदार उस 100 रुपये को डिनाई नहीं कर सकता। मतलब दुकानदार नहीं कह सकता कि मैं उस चीज़ को नहीं लूँगा, क्योंकि वो लीगली बाउंड है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे लीगल टेंडर मनी। नो बडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। लीगल टेंडर मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर वो हो गया कि उसमें कुछ सर्टेन लिमिट तक की पेमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। लाइक हम कहेंगे हमारा जो अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 2011, ₹1 coins and above can be used to make payments up to ₹1000 only, ठीक है। लाइक कॉइनेज एक्ट 2011 का क्या कहता था कि हम 1 रुपये की कॉइन की पेमेंट, 1 रुपये की कॉइन की अगर हम किसी को पेमेंट करने जाएं तो उसको सिर्फ हमने 1 रुपये के कॉइन देने हो तो उसको हम सिर्फ 1000 रुपये तक एक के कॉइन दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 50 पैसे के कॉइन की पेमेंट हम 10 रुपये तक कर सकते हैं, ठीक है। और जो 50 पैसे से छोटे कॉइन थे उनको हमने 2011 पे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो अभी यूज़ नहीं होते एनी पेमेंट्स के लिए। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है, बात करते हैं हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स मीन दैट मनी विच कैन बी गिवन इन पेमेंट अप टू एनी लिमिट्स। मतलब वो लीगल टेंडर मनी जिसको हम कितनी भी बड़ी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला हमारा MCQs जो UPSC प्री 2018 में आया हुआ है, तो पहला पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। लीगल टेंडर मनी की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द मनी विच इज़ टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स्ट्रा। चौथा ऑप्शन, द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री, ठीक है। अगर हमें लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन याद होगी तो लीगल टेंडर मनी वो है जो लीगली अप्रूव्ड है, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। मीन creditor have to accept it under compulsion because it is legally binding on him, ठीक है, and that money is legally approved, ठीक है। So here option B is correct. The money which a creditor is under compulsion to accept in the settlement of
हिज क्लेम्स। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है जो यूपीएससी सीडीएस में आया था 2011 के एग्जाम में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है कॉइन्स बिलो 50 पैसा इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। ठीक है, तो नीचे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इंडिया में क्या मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल कितना है, 50 पैसा कहता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि कॉइन बिलो 50 पैसा इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। ठीक है, अगर हम कॉइनेज एक्ट 2011 को याद करें जो हमने पीछे पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम डिनोमिनेशन एक्सेप्टेबल है वो 50 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा से जो बिलो कॉइन है, लाइक हमने पढ़ा पीछे 25 पैसा कॉइन, वो सीज टू ऑपरेट। ठीक है, मतलब सिंस 2011 25 पैसा कॉइन्स आर 25 पैसा कॉइन्स हैज सीज टू बी लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। ठीक है, एंड द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जस्ट ये हमारी स्टार्ट क्लास थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।